Good morning. How are you? आपकी अच्छी चल रही हुई स्टडी जो मैंने अब तक वीडियोज़ पोस्ट की है आपके लाइट वाले लेसन से, तो उन वीडियोज़ में लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल से समझाया गया था आपको कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है उसमें डिफरेंट लॉज कौन कौन से, जो मिरर्स है मिरर्स से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स जो है उनसे अलग अलग तरह से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। जो स्फेरिकल मिरर है उससे रिफ्लेक्शन में डिफरेंट पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अदर जो मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट जो पार्ट था लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के परावर्तन वाले भाग में हमने देखा था। जो प्रकाश का परावर्तन वाला पार्ट है वह पार्ट लाइट के एक फिनोमिना में आता है, और दूसरा फिनोमिना जो हमने लाइट का स्टार्ट में लाइट की प्रॉपर्टीज़ में देखा था तो वह है रिफ्रैक्शन और अपवर्तन। अब परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन, जो दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि मैं रिफ्रैक्शन बोलूँगा अब, नॉट रिफ्लेक्शन। और कहीं कहीं पर जब रिफ्लेक्शन आएगा तो रिफ्लेक्शन पे आपको ध्यान रखना है। अब जो लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स क्या है। रिफ्लेक्शन जब होता है तो रिफ्लेक्शन के लॉज अगर है तो वो कौन कौन से, रिफ्लेक्शन के किस कंडीशन में होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट मीडियाज़ के बारे में आप जानते हैं कि लाइट के रेस्पेक्ट में जो मीडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो मीडिया है उसमें हम देखें तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, यानी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये अलग अलग मीडियम है। जिसमें ट्रांसल्यूसेंट को हम अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका हमारे कोई रोल नहीं है। जो ओपेक मीडियम है, ओपेक मीडियम वे मीडियम है जहाँ पर लाइट उस मीडियम से होकर पास नहीं हो सकती है, और जब लाइट पास नहीं हो सकती है तो वहाँ पर हमें लाइट का एक फिनोमेना देखने को मिलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। है लाइट जो है, लाइट की ट्रैवलिंग जो होती है वह स्ट्रेट पाथ में होती है। यह फिनोमेना हम यहाँ पर देखते हैं जब ओपेक ऑब्जेक्ट सामने रख दिया जाता है। और ये यहाँ पर किस तरह से कि ओपेक ऑब्जेक्ट आने पर लाइट इससे पास नहीं हो सक रही है तो वहाँ पर शेडो का फॉर्मेशन होता है, और जो शेडो का फॉर्मेशन है वह इसी चीज़ को शो करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब अदर मीडियम की बात करें, दूसरा मीडियम है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स कौन कौन से हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, अगर आमने सामने खड़े हैं तो हमारे बीच में जो मीडियम है वह मीडियम कौन सा है, एयर है, और एयर के थ्रू हम एक दूसरे को विजिबल है। विजिबल कब होंगे, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे की आइज़ में एंटर कर रही है, तो वे मीडियम जिनसे होकर लाइट पास हो सकती है या लाइट उन मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है तो वे मीडियम कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। अब जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इन ट्रांसपेरेंट मीडियम जब दो मीडिया है ट्रांसपेरेंट, दो डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया है, तो दो डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया होने पर जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वह अकर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो लाइट के फिनोमिनाज हमने देखे तो उसमें एक चीज़ हमारी आई थी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन,
है लाइट की ट्रेवलिंग जो है वह स्ट्रेट लाइन में होती है। दैट मीन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स देन इट फॉलोज अ स्ट्रेट पाथवे, इट नेवर बेंड्स, यानी ये बेंड नहीं होती है। नॉर्मली यही पढ़ा है हमने, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, यह हमेशा सही नहीं है। अब इसका सही नहीं होने के पीछे कई सारे रीज़न्स है, उनमें से हम एक रीज़न यहाँ पर लेंगे और वही रीज़न जो है वह रिफ्रैक्शन का है। लाइट की बेंडिंग जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही लाइट, तो हम कई सारे फिनोमेना ऐसे देखते हैं जहाँ पर हमारे डेली लाइफ में लाइट की बेंडिंग हमें अपीयर होती है। जैसे एक सिंपल सा फिनोमेना हम देखते हैं कि जो कोई भी बकेट है, इस बकेट में पानी भरा है, जो पानी है वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसमें कोई जो एक स्टिक है वह सबमर्ज्ड है, यानी हाफ आउट हाफ इन है। अब ये जो स्टिक है, इस स्टिक को यदि आप ध्यान से देखें तो ये स्टिक हमें टूटी हुई नज़र आती है, यानी यहाँ पर बेंट नज़र आती है ये स्टिक। तो अब इसके बेंट नज़र आने के पीछे रीज़न क्या है? जबकि लाइट जो है लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, लेकिन स्ट्रेट ट्रेवल करने के बाद ये बेंट क्यों, यानी ये स्टिक टूटी हुई क्यों नज़र आ रही है हमें? तो स्टिक के टूटी हुई नज़र आने के पीछे रीज़न है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और उसके एंट्रेंस जो है वह ऑब्लिकली होनी चाहिए। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली, जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली एंटर करती है, देन एट द बाउंड्री ऑफ बोथ ऑफ मीडिया, जो दोनों मीडियम है उन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, ऑन दैट बाउंड्री लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, जो लाइट है वह इसके पाथ से बेंड हो जाती है, लाइट अपने पाथ से थोड़ी सी मुड़ जाती है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और यही फिनोमिना जो है यह फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, अगर इसको हम इजी और लें तो लाइट जब एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, से यहाँ पर मान लें ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। दोनों मीडियम थोड़े से डिफरेंट है, जैसे एक एयर है दूसरी ग्लास से, या एक एयर दूसरा वाटर है, तो ये दो डिफरेंट मीडियम है। जब लाइट इसमें ओब्लिकली एंटर करती है, ओब्लिकली का मतलब तिरछी, ऐसा नहीं कि लाइट जो है वह सीधी की सीधी स्ट्रेट एंटर कर दे, इस तरह से एंटर करना ये हमें नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन लाइट जब ओब्लिक एंटर करती है, तो जब ये दोनों बाउंड्रीज होती है, तो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में एंटर करती है, तो उस कंडीशन में अपने पाथ से ये बेंट हो जाती है। और लाइट का यही फिनोमिना या तो इस तरह से, या फिर लाइट जैसे इससे एंटर करके इसमें जा रही है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस कंडीशन में ये बेंट हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना ही कहलाता है लाइट का रिफ्रैक्शन है। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर अपने पास से थोड़ी सी बेंट हो जाती है, और लाइट की ये बेंडिंग जो है, ये बेंडिंग कहलाती है लाइट का रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, हम इस चीज़ को भी लेते हैं। अब उससे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी को क्लियरली लिख लेते हैं। सो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट की बेंडिंग है अपने पाथ से, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, यानी मीडियम एक से दूसरे में एंटर करने का मतलब है कि जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट ही होगा, तभी वह एक से दूसरे में एंटर कर सकती है। तो जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उसके एंटर करने पर
वह दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पर बेंट हो जाती है, और इसकी ये बेंडिंग जो होती है ये कहलाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, तिरछे प्रवेश करने पर, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा पर इसका मुड़ना, ये अपवर्तन कहलाता है। अब जो लाइट की बेंडिंग है या रिफ्रैक्शन जो है, इसका रीज़न क्या है? यहाँ लाइट रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है? क्या कारण है कि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है? अब लाइट के फिनोमेना के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड के बारे में हमने देखा कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की स्पीड v और c, जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में ली जाती है, लाइट की स्पीड c और लाइट स्पीड c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम है। लाइट की यह स्पीड जो है, यह स्पीड कहाँ पर है? वैक्यूम में है। अब वैक्यूम में होने का मतलब क्या है कि ये वैक्यूम में स्पीड ली गई, मतलब दूसरे मीडियम अगर है तो वहाँ पर स्पीड ये नहीं रहेगी। अब स्पीड चेंज होती है, तो ये स्पीड में जो वेरिएशन आता है, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जो वेरिएशन लाइट की स्पीड में आ रहा है, वह लाइट की स्पीड में होने वाला वेरिएशन ही यहाँ पर इसका रीज़न है। अब स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, जो मीडियम है, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स या अलग अलग मीडिया जो है, उन अलग अलग मीडिया में अलग अलग होती है। कोई जो है उस लाइट की स्पीड को चेंज करके कम कर देता है कोई मीडियम, या कोई उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लाइट जो है वह किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वह फास्टर करेगी या स्लोअर करेगी, तो उसके बेसिस पर जो मीडियम है वो डेंसर या रेयरर होता है, यानी वो डेंस या रेयर होता है, वह भी ऑप्टिकली। अब जैसे लाइट एयर है, एयर और वैक्यूम को लगभग सिमिलर माना गया है। लाइट एयर से ग्लास में या वाटर में एंटर कर रही है। अब जब लाइट एयर से ग्लास या वाटर में एंटर करती है तो एयर में स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर किस तरह का कोई भी जो है ऑब्जेक्शंस नहीं है, बहुत कम ऑब्जेक्शन है। यहाँ पर पार्टिकल्स जो है काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम कोलिजन होता है, तो लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है वनस्पत की ग्लास या वाटर में। तो ग्लास या वाटर में जैसे स्पीड चेंज होगी तो स्पीड में चेंज होने के कारण से ये अपने पाथ से थोड़ी सी टर्न हो जाती है, और लाइट का इस तरह से अपने पाथ से टर्न होना, यही तो रिफ्रैक्शन है। अब लेकिन लाइट ये पाथ से टर्न क्यों हो रही है, इसके पीछे भी रीज़न क्या है? भाई एक से दूसरे में एंटर करती हुई ये टर्न क्यों हो रही है, और वह भी तभी जब ओब्लिकली एंटर कर रही है। यदि ये डायरेक्ट एंटर करती है, स्ट्रेट एंटर करती है, यानी सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करती है, तो उस कंडीशन में इसकी बेंडिंग नहीं होती है। तो वह ओब्लिकली एंटर करने पर बेंडिंग क्यों हो रही है? अब जैसे ये हम कोई भी दो मीडियम ले लेते हैं, यह मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। अब लाइट की रे जनरली हम ले रहे हैं, लेकिन लाइट की एक रे जो होती है उस रे में की बात हम नहीं कर सकते हैं। तो लाइट की एक बीम होती है जिस बीम में कई सारी रेज होती है, सेवरल रेज ऑफ लाइट। जैसे एक लाइट की बीम है, उस बीम में ये लाइट रेज है, और इनकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। अब जैसे ये बाउंड्री से स्ट्राइक कर रही है, जो बीम है वह बीम जैसे बाउंड्री से स्ट्राइक कर रही है, तो स्ट्राइक करने पर जब ओब्लिकली स्ट्राइक करती, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है। ये सारी है तो एक बीम का पार्ट, ये सारी रेज हैं तो बीम का पार्ट है,
लेकिन ये जो रेज़ है, इन रेज़ का इस सरफेस पर स्ट्राइक करने का टाइमिंग में थोड़ा सा वेरिएशन है। अब हमें तो लगता है ये सारी लाइट एक साथ जा रही है, लेकिन हमारी जो आइज़ है वो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को हम हमारी आइज़ से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारी आइज़ कितनी स्पीड को डिटेक्ट कर सकती है, ये हम आइज़ वाला लेसन जो है उसमें देखेंगे, जो उसमें ये चीज़ आएगी 1/16 होता है। तो अब यहाँ पर ये जो लाइट रे है, ये A B C D E F G, ये जो डिफरेंट लाइट रेज है, इसमें सबसे पहले सरफेस पर स्ट्राइक करने वाली लाइट रे है A। अब जैसे ही A ने इस सरफेस पर स्ट्राइक किया है तो ये दूसरे सरफेस में एंटर करेगी। अब वैसे तो स्ट्रेट निकल जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम होने के कारण से ये इसकी स्पीड सबसे पहले कम होगी, फिर बाद में इसकी स्पीड कम होगी, फिर बाद में, तो हर एक की स्पीड अलग अलग टाइम पर कम होती है। और स्पीड के अलग अलग टाइम पर कम होने के कारण से इनका पाथ जो है वह चेंज हो जाता है। तो लाइट जो होती है, लाइट की बीम में कई सारी रेज होती है, और ये रेज जब किसी सरफेस पर ओब्लिकली स्ट्राइक करती है तो उस कंडीशन में हर बीम के एंटर करने का टाइम डिफरेंट होता है, और हर बीम के एंटर करने का टाइम डिफरेंट होने के कारण से उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, वह भी डिफरेंट होता है। और उस डिफरेंट वेलोसिटी में चेंज होने के कारण से वह अपने पाथ से बेंड हो जाती है। तो ये जो लाइट की बेंडिंग है, उस लाइट की बेंडिंग के पीछे रीज़न है, और उसमें ये रीज़न आपको जनरली नहीं लिया जाएगा। जो आप रीज़न लेंगे वह यही वाला लेना है कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी में डिफरेंस आता है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, एंड ड्यू टू चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन अकर्स। है जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में परिवर्तन आता है, और प्रकाश की गति में परिवर्तन आने के कारण से ही जो प्रकाश का अपवर्तन है, उस अपवर्तन की घटना होती है। अब जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये नॉर्मली हमने लिया है कि अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब हम जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वह हम नेक्स्ट लेते हैं। जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वह अकर होता है जो डिफरेंट मीडिया है, उन डिफरेंट मीडिया में जो स्पीड ऑफ लाइट है वह डिफरेंट होती है, इस कारण से जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर होता है। फॉर एग्जांपल जो एयर या वैक्यूम की बात करें तो एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड को लिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम यही चीज़ वाटर में ले तो वाटर में होती है 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, थोड़ी सी कम है। इस तरह से हम केरोसिन में ले तो केरोसिन में 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ग्लास में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वह डिफरेंट है, और डिफरेंट स्पीड के कारण से ही जो रिफ्रैक्शन है उस रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। जैसे लाइट अगर वैक्यूम से वाटर में एंटर कर रही है तो भी बेंड होगी, या वाटर से वैक्यूम में एयर में एंटर कर रही है तो भी उसकी स्पीड में चेंज आएगा। यानी वाटर से एयर में जाने पर सब स्पीड इंक्रीज़ होगी, या एयर से वाटर में आने पर स्पीड डिक्रीज़ होगी। और यही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के कारण से जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वह होता है। Yes, refraction through a or refraction from a rectangular glass slab। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, कैसे लाइट रेज जो है वह रिफ्रैक्ट होती है,
ये जो आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑब्जेक्ट है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन इसमें साफ नज़र आएगा। यदि आप मेरी फिंगर को देखें अगर ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी फिंगर जो है वह मुड़ी हुई है, यानी मेरी फिंगर जो है वह टूटी हुई है, इसमें ऐसा अपीयर होगा आपको। अब जब आप इसको ऑब्लिकली देखेंगे, जब लाइट रेज जो है वह ऑब्लिक इस पर फॉल होगी, या मैं ऑब्लिक कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा अपीयर होगा जैसे ये जो लाइट मेरी फिंगर है वह फिंगर थोड़ी सी ब्रोकन है। तो जब यह कंडीशन होती है, इस तरह से लाइट रे जो है वह लाइट रे एक से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। अब ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन का रीज़न मैंने देख लिया। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन को हम देखें, इसका जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वह आपको मैं शो कर दूँगा। अब ये जो लाइट रे जो कि स्ट्राइक कर रही है, जो ग्लास रे पर स्ट्राइक कर रही है, ये ग्लास है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस पर ये लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। तो जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट रे। ये इंसिडेंट लाइट रे है या आपतित प्रकाश किरण है। ये आपतित प्रकाश किरण जो इस पर आपतित हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, ये इसकी बाउंड्री पर टर्न हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है। देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड। पहले हमने जो रिटर्न हुई थी, बाउंस बैक हुई थी, उसको हमने कहा था रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे इसको रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग हो रही है। लाइट रे जो है वह टर्न हो रही है अपने पास से, और लाइट रे के अपने पास से टर्न होने के कारण से हम इसको कहेंगे, जो बेंडिंग है इसको रिफ्रैक्शन, और ये जो लाइट रे ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और जब लाइट रे वापस इससे जो ग्लास स्लैब है इससे आउटवर्ड मूव करती है, तो उसको कहा जाता है इमर्जेंट लाइट रे या निर्गत प्रकाश किरण। यह निर्गत किरण है या निर्गत प्रकाश किरण जो होती है, निर्गत प्रकाश किरण कहते हैं। जो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ पर जो नॉर्मल है वह नॉर्मल सेम है, यानी जो इंसिडेंट लाइट रे, उस इंसिडेंट लाइट रे जहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, द पॉइंट वेयर light ray incident on the glass slab, a perpendicular line on that point of incident light ray, यानी जो इंसिडेंट लाइट रे है उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा की जाती है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। यह यहाँ पर नॉर्मल है, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर ग्लास रे स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कहलाती है इसका नॉर्मल। यहाँ पर ये नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे इन दोनों के बीच का एंगल है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, जो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में। इस तरह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को कहा जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो कि लगभग सिमिलर है रिफ्लेक्शन के। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन टर्म जो है वह यूज़ में लेनी है। इसके अलावा सारी टर्म्स जो है वो सेम है। जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता था, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में हमने इन टर्म्स का यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पर ये इमर्जेंट रे नहीं था और रिफ्रैक्शन नहीं था, रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन था। बाकी इंसिडेंट लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल ये सेम है। तो ये जो है कुछ टर्म्स है। अब इन टर्म्स के बारे में हम एक बार डेफिनेशन देख लें। तो इंसिडेंट लाइट रे, द लाइट रे दैट फॉल्स और इंसिडेंट ऑन द सरफेस, वह लाइट रे जो कि इंसिडेंट होती है या फॉल होती है सरफेस पर स्ट्राइक करती है, उसको इंसिडेंट लाइट रे कहा जाता है। रिफ्रैक्टेड लाइट रे, द लाइट रे दैट रिफ्रैक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव थ्रू द मीडिया, या द लाइट रे दैट रिफ्रैक्टेड, यानी जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है उसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे।
नेक्स्ट, द लाइट रे दैट पासेस आउट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, यानी जो लाइट रे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन के बाद पास आउट होती है उसको आ जाएगा इमर्जेंट रे। द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब है उस ग्लास स्लैब की सरफेस पर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के वहाँ पर ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन normal and refracted light ray is called angle of refraction. So these are the some terms related to refraction. Now we talk about the laws of refraction. जिस तरह से रिफ्लेक्शन के लॉज है उस तरह से रिफ्रैक्शन के भी लॉज है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ is same as the second law of reflection. Incident ray, incident light ray, refracted light ray, and normal all lie in same plane। यानी ये जो रिफ्लेक्शन था उस रिफ्लेक्शन के से सिमिलर है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। यहाँ सेकेंड लॉ जो उस सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। दैट इज SNELL, नॉट SNAIL, सो बी केयरफुल। Snell's law. Then what is Snell's law? Snell's law is the ratio of angle of the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant and called refractive index for the given pair of media। यानी यहाँ पर स्नेल्स लॉ जो है वह स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो साइन है यानी आपतन कोण का साइन और परावर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वह रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है। और उस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहा जाता है। उस माध्यम का जो दूसरा माध्यम है उस दूसरे माध्यम के लिए वह अपवर्तनांक होता है। और ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो और इसी को जो है
जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो यदि सेकंड लॉ को हम लिखना चाहें कि सेकंड लॉ क्या है या स्नेल्स लॉ क्या है, देन इंसिडेंट एंगल इज आई। सो साइन आई, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है साइन कोस कोसेक, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है यही स्नेल्स लॉ या रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, और इट इज़ आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट मीन्स जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को ही कहा जाता है, वह रेशियो जो है वह रेशियो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जो मीडियम है उस मीडियम के लिए, जो सेकंड मीडियम है उस सेकंड मीडियम के लिए वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस गिवन पेयर ऑफ मीडिया में। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक is equal to sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. Refractive index is also written as n. N is equal to sin I upon sin R. Because there are two media, यहाँ पर दो मीडिया होता है। देन जो फर्स्ट मीडिया है जैसे एयर है उसको मीडिया 1, और जो ग्लास है या वाटर है उसको मीडिया 2 दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वह सेकंड मीडियम के लिए आएगा 1, 2, या इसको केवल 2 भी लिखा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और इफ it is for air and glass, यदि यही चीज़ एयर या ग्लास और ग्लास के लिए है, यानी जो मीडिया है हमारे पास वो पता है कि एक तरफ एयर है दूसरी तरफ ग्लास है, देन एन ए जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो ग्लास है उस ग्लास के लिए कांस्टेंट होती है। जो ग्लास हमने लिया है गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी हर एक टाइप के ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह डिफरेंट होगा, लेकिन जो ग्लास हमने लिया है, जैसे हम इस ग्लास की बात करें तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक ही आएगा, चाहे यहाँ पर हम किसी भी मीडियम का यूज़ करें। यानी वाटर से अगर लाइट को पास होकर इस ग्लास में से पास करें, वाटर से लाइट इस ग्लास में पास करें तो भी वही आएगा, और अगर हम एयर से ग्लास में पास करेंगे तो भी वही आएगा। ओके, तो ये जो है ये ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है उसके बारे में, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम फर्दर और डिटेल में लेते हैं। यस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके लिए? जो हमें दिया गया पेयर है, जो दो मीडियम है उन दो मीडियम का, जो दो मीडिया है उन दो मीडिया का जो पेयर हमें दिया गया है उस पेयर के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो हुआ। इसके अगर हमें एंगल्स का पता नहीं है कि जो एंगल है वह एंगल क्या है, तो उस कंडीशन में हमें दूसरी चीज़ भी पता है कि जब तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड में वेरिएशन आता है,
और स्पीड में वेरिएशन हर एक जो मीडिया है उस हर एक मीडिया में डिफरेंट होता है। जो वेरिएशन आता है वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, लेकिन हर मीडियम में जो वेरिएशन है वह एक फिक्स्ड वैल्यू में होता है। तो उसके बेसिस पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक अदर फॉर्मूला के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। एंड लाइट की जो स्पीड है उसका रेशियो है एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में। तो दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड्स है उन स्पीड्स का रेशियो जो है उस रेशियो को कहा जाएगा वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तो है साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एंड 1 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 दैट मीन्स फर्स्ट मीडियम में स्पीड और V2 यानी सेकेंड मीडियम में स्पीड। इसके साथ साथ एक निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसे कहते हैं? देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया। यानी यहाँ पर जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है उस वैक्यूम में लाइट की स्पीड के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका रेशियो जो होता है वह रेशियो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं। अब जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या मीनिंग है, ये क्यों यूज़ में लिया जा रहा है और यह किस चीज़ को इंडिकेट करता है, क्या क्या इंडिकेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट इंडिकेट करता है बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स indicates bending capacity of light. That means optical density of light of medium। या हम पहले एक ही चीज़ लेते हैं कि जो बेंडिंग कैपेसिटी है, बेंडिंग कैपेसिटी क्या है। अब लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी यानी कोई भी मीडियम है उस मीडियम के थ्रू लाइट की बेंडिंग कितनी होगी, यानी वह लाइट की बेंडिंग कितनी करेगा, यह चीज़ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जो ग्लास है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, जो वाटर है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.7 है और डायमंड का 2 है। तो इनमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है कि वह लाइट की उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग करता है, वह लाइट को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वह लाइट की बेंडिंग उतनी ही कम करता है। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली चीज़ इंडिकेट करता है कि बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, यानी मोर the Ri, more the refractive index, more the bending of light। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ ये इंडिकेट करता है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मीडियम है, वह ऑप्टिकली डेंस और ऑप्टिकली रेयरर हो सकता है। अब जो मीडियम है, डिफरेंट मीडिया की डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा है। डेंसिटी क्या होता है नॉर्मली अगर ले तो डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो लाइट का मास क्या है, 9th में पढ़ा है आपने मैटर के बारे में। तो अब जो लाइट है, लाइट में मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं है, लाइट को मैटर माने या नहीं माने, इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको कि लाइट मैटर है या नहीं है। तो लाइट इज़ नॉट अ मैटर, लाइट एक मैटर नहीं है, लाइट एक पदार्थ नहीं है, प्रकाश एक पदार्थ नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट एक मैटर नहीं है, तो इसमें ना तो मास है ना वॉल्यूम है, दोनों चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी कैसे बात करें, तो ऑप्टिकली डेंस कोई भी मीडियम है वह ऑप्टिकली डेंस है, लाइट के लिए वह डेंस है या रेयर है, इसका हम फाइंड आउट कैसे करें। तो यह उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर दिया जा सकता है। अब ऑप्टिकली डेंस मीडियम यानी वे मीडियम जो लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी लाइट की स्पीड को डिक्रीज़ कर देते हैं। आप डेंस मीडियम किसे कहेंगे, नॉर्मली डेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पैकेजिंग कॉम्पैक्ट होती है, तो वह डेंस होता है। जैसे मरकरी जो है वह डेंस है आयरन से, मरकरी लिक्विड है लेकिन वह आयरन से डेंस है, और इसी कारण से जो आयरन है वह मरकरी की सरफेस पर फ्लोट करता है, जबकि जो आयरन है वह वाटर से डेंस है, इसलिए वाटर में आयरन फ्लोट नहीं करता, वह सिंक हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मटेरियल डेंसिटी। जो मटेरियल डेंसिटी है उस मटेरियल डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, लाइट के रेस्पेक्ट में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग हम लें तो द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट, how much the variation of speed, variation in speed of light done by a medium। अब कोई भी मीडियम है, वह मीडियम लाइट की स्पीड में कितना वेरिएशन करता है, जो प्रकाश की गति है उस प्रकाश की गति में कितना परिवर्तन कर सकता है। कोई मीडियम जितना ज़्यादा परिवर्तन कर सकेगा वह उतना ही ऑप्टिकली डेंस होगा, और यदि कोई उस परिवर्तन को कम करता है तो उस कंडीशन में वह उतना ही ऑप्टिकली रेयर होगा। तो अब ये चीज़ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा होने पर वह ऑप्टिकली डेंस होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वह ऑप्टिकली रेयरर होता है। तो इस तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वह यह चीज़ इंडिकेट करती है कि वह स्पीड में कितना वेरिएशन करता है। अब फॉर एग्जांपल वाटर इज रेयरर देन glass but denser than air। यानी वाटर का एग्जांपल है तो वाटर जो है वह ग्लास से तो रेयरर है, ग्लास से ऑप्टिकली रेयर है ग्लास से यदि वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट रेज, तो वाटर से ग्लास में एंटर करने पर जो लाइट रेज है उस लाइट रे की स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। और यदि वही लाइट रेज जो है वह क्या कह रहा है अगली चीज़, बट डेंसर देन एयर, लेकिन एयर से डेंस है वाटर, तो यदि वाटर से एयर में अगर एंटर कर रहा है यानी वाटर डेंसर है और एयर जो है वह रेयरर हो गई। तो अगर वाटर से एयर में लाइट एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, और यदि एयर से लाइट वाटर में एंटर कर रही है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो
वाटर से ग्लास में एंटर करने पर लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी, जबकि इसी का रिवर्स करें, ग्लास से अगर वाटर में एंटर कर रही है तो उस कंडीशन में लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। सेम एज वाटर से एयर में एंटर कर रही है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि वाटर इज डेंसर देन एयर, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। बट इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, लेकिन लाइट यदि एयर से वाटर में एंटर करती है तो उस कंडीशन में स्पीड डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ले, यहाँ पर तो चलो नॉर्मल भी देखें तो एयर लाइट जो है रेयर होती है, वाटर एयर से डेंस होता है और ग्लास वाटर से भी डेंस होता है। लेकिन एक चीज़ और ले, केरोसिन इज ऑप्टिकली denser than water but rarer than glass। यहाँ पर केरोसिन की अगर देखें तो केरोसिन की मटेरियल डेंसिटी जो होती है, केरोसिन वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है, तो एक तरह से देखें तो हम केरोसिन जो है वह वाटर से क्या हो गया, रेयर हो गया, वह लाइट हो गया। लेकिन ऑप्टिकली जो है, ऑप्टिकली केरोसिन वाटर से डेंस होता है। यानी इसका मीनिंग क्या है कि यदि केरोसिन डेंस है वाटर से तो वो ऑप्टिकली डेंस है, तो ऑप्टिकली डेंस होने का मतलब जब केरोसिन से वाटर में एंटर कर रही है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, जब केरोसिन से वाटर में एंटर कर रही है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और जब वाटर से केरोसिन में एंटर कर रही है तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि केरोसिन डेंस है लेकिन केरोसिन ग्लास से रेयर है। ओके, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वह भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम, तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन से कम है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर हमें किससे पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी, ऑप्टिकल डेंसिटी और बेंडिंग कैपेसिटी। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो इंडिकेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वह वेरिएशन इन स्पीड, जो कि यहाँ पर देख ली हमने, यानी स्पीड में वेरिएशन करता है कि लाइट की स्पीड कितनी कम होगी या कितनी ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस कंडीशन में लाइट की स्पीड में वेरिएशन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी लाइट की स्पीड उतनी डिक्रीज़ होगी। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मीडियम है वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की स्पीड जो है, लाइट की स्पीड में वेरिएशन भी कम होगा या लाइट की स्पीड डिक्रीज़ कम होगी। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दूसरे के रेस्पेक्ट में कम है, जैसे हम ग्लास और केरोसिन की बात करें तो उस कंडीशन में ग्लास से यदि केरोसिन में एंटर करें तो लाइट रे जो है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लाइट की स्पीड इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, यह भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो अलग अलग पेयर है मीडिया उनको लिया है, एक में एयर, लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, दूसरे में ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, जब एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो एयर जो है वह रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वह डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रे जब रेयर से डेंस में एंटर कर रही है तो उस कंडीशन में देखिए ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है, दैट मीन्स इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। लाइट रे जो है उसकी बेंडिंग जो हो रही है वह नॉर्मल की तरफ होती है। एंड दूसरा देखिए, डेंस से रेयर में एंटर कर रही है, ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज़ यहाँ पर देखनी है कि जब when light ray enters from a rarer medium to denser medium, from an optically rarer medium to optically denser medium, then it bends towards the normal। है जब लाइट एक जो प्रकाशिक विरल माध्यम है उस विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, रेयर यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम डेंस मीडियम में एंटर करती है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जबकि यदि लाइट रे जो है वह एक
सघन मीडियम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में वह नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल इससे दूर हट जाती है। तो ये जो लाइट रेज है, उस लाइट रेज की बेंडिंग कब किस तरफ होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था तो उस रिफ्रैक्शन में एक चीज़ और अगर हम नोट करें तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे और ये इमर्जेंट लाइट रे, जब इंसिडेंट लाइट रे के पाथ को अगर हम स्ट्रेट लाइन में ड्रा करें, यानी अगर इंसिडेंट लाइट रे आगे बढ़ेगी तो इस पाथ पे को फॉलो करेगी, और ये इमर्जेंट लाइट रे है। अब इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कहलाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी जो इमर्जेंट लाइट रे है वह इमर्जेंट लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे से कितना डिस्प्लेस हुई है, वह डिस्प्लेसमेंट या इमर्जेंट लाइट रे के पाथ, इमर्जेंट लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के पाथ में कितना डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी डिफरेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, ये आज का वीडियो चैप्टर है, और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को इसके बारे में आप बताइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।